हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। बिल्कुल पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान देना। अभी अगर आपका दिल नहीं लग रहा होगा बिकॉज यू आर नाउ न्यू इन द प्लस टू स्ट्रीम, फिर भी आपका कैरियर का मामला है तो यू शुड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन योर स्टडी टू गेट द सक्सेस इन लाइफ ना। टुडे हम क्या डिस्कस करेंगे, वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक दूसरा से तीसरा सेगमेंट है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? जब कोई चीज केमिकली कंबाइन होता है, व्हेन टू सब्सटेंसेस आर केमिकली कंबाइंड नो, और उनके क्वांटिटी में क्या परिवर्तन होता है, द क्वांटिटेटिव चेंजेस अकर्स इन दैट रिएक्शन। इसी के ऊपर लावोसियर साइंटिस्ट और अन्य साइंटिस्ट भी बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कुछ लॉज पुट फोर्थ किए हुए हैं ना, लॉज दे रखे हैं। वो लॉज क्या है आप देखिए, हमने अभी यहाँ लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनाइट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। यहाँ 5 लॉ हमने लिख रखा है, हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छी तरह समझिए, और अच्छी तरह समझेंगे तो आगे जाके इसको आपके काम आएगा ना। तो पहला लॉ हम शुरू करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने 10th में पढ़ा था, यहाँ देखिए क्या पढ़ा था, द लॉ स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एज ए रिजल्ट ऑफ इन फिजिकल और केमिकल चेंज। इसको भी पढ़ा था। और भी पढ़ा था, द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स रिमेन्स सेम और द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स बिकम्स इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच इज कम आउट ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। अगर कोई रिएक्टेंट्स अपने रिएक्शन करते हैं अपने बीच में, जो प्रोडक्ट्स होता है, प्रोडक्ट का जो मास होगा, टोटल मास होगा, वो रिएक्टेंट के मास के साथ बराबर होगा। आपने ही पढ़ा है, दैट इज लॉ ऑफ दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व होता है, यानी इट इज नॉट गेटिंग चेंज्ड, परिवर्तन नहीं होता है। मास जो रहता है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में वही रहता है, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। तो आप देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे NaOH प्लस HCl यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बिकॉज इज स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, सो दे आर न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर। क्या देता है? NaCl प्लस H2 यानी कॉमन सॉल्ट ऑफ पानी देता है, और क्या देता है? 56.1 किलो जूल ऑफ हीट उसमें से जनरेट होता है। आप देखिए, ये इसको अच्छी तरह समझिए। तो हम देखते हैं, अगर इधर रिएक्टेंट्स 2 है, ये रिएक्टेंट का मास कितना हम पहले डिटरमाइन करेंगे। सोडियम का एटॉमिक मास 23, आपको याद रखना पड़ेगा। मैं बताऊंगा आगे जब आएगा हमारा पीरियड टेबल, कैसे याद रखें, क्या करेंगे। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली सो दैट यू कैन रिमेंबर। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल मिल के 40, यानी NaOH का मास हो गया 40। ठीक है, HCl का कितना है? हाइड्रोजन का 1, Cl का 35.5, कुल कितना हो गया? 36.5। इधर कितना हो गया? NaCl, Na का 23 प्लस Cl का 35.5, कुल कितना हो गया? 58.5। ठीक है, इधर कितना हो गया? H2 मतलब 2H मीन्स 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, इतना, इधर कितना होगा? 18। तो रिएक्टेंट्स का दोनों जोड़ देंगे, 40 प्लस 36.5 कितना होगा? 76.5। इधर जोड़ेंगे कितना होगा? 58.5 प्लस 18, वो भी 76.5 होगा। तो यानी रिएक्टेंट्स का मास जितना था, प्रोडक्ट का मास भी उतना ही रहा। तो दैट गवर्न्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो उसके बाद बच्चे और एक इंटरेस्टिंग चीज आया, प्लस 56.1 किलो जूल ऑफ हीट। अरे यार, ये हीट कहाँ से आया? दिस इज द प्रॉब्लम। अगर मास दोनों बराबर हो गया, जो मास हमने दिया था उतना ही मास निकल गया, तो हीट कहाँ से, एनर्जी कहाँ से मिल गया? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप इसको याद रखिए। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। आप आइंस्टाइन का थ्योरी पढ़ते थे, और उनका रिलेशन जो E इज इक्वल टू mc², फेमस रिलेशन ऑफ आइंस्टाइन, यू नो दैट इज E इज इक्वल टू mc²। E मतलब एनर्जी, m इज द मास, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। आप ये याद रखे हैं। E जो है एनर्जी, मास हो गया, m हो गया मास, c वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो मास इज इक्वल टू E by c², कैन राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन, m इज इक्वल टू E by c²। E मतलब एनर्जी, मान लीजिए हमारा एनर्जी कितना निकला है? 56.1 किलो जूल। तो 56.1 किलो जूल डिवाइड बाई c², वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸ मीटर।
है ना, समझ रहे हैं ना आप, 3 इंटू 10⁸ मीटर का स्क्वायर। आप समझिए बिलो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻, कितना जाएगा 16, और ऊपर कितना 56.1 ओनली। तो आप सोचिए कितना छोटा इसका वैल्यू हो जाएगा, हाउ मच, वेरी लेस, वेरी नेग्लिजिबल, इतना छोटा हो जाएगा कि हमको पता ही नहीं चलेगा। यानी इसका ये जो मास यहां से निकला, ये 56.1 किलोजूल कहां से आया है ना, सम मास हैज बीन लॉस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। आप समझे, ये जो रिएक्शन हो रहा है हमको ना दिख रहा है 76.5 और ये 76.5 हो रहा है, लेकिन इसके अंदर इतना कम मास वेस्ट हुआ है, यानी इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो हम बोल रहे हैं मास लॉस हुआ है या वेस्ट हुआ है, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी व्हिच हैज कम आउट आज 56.1 किलो। आप समझ गए, यानी ये रिएक्शन में मास जो बराबर होता है, इधर का मास उधर का मास बराबर होता है, हम ये बिल्कुल कह नहीं सकते हैं, वो तो दिखता बराबर है, लेकिन उसके अंदर से कुछ मास जरूर क्या हुआ है, हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। क्योंकि रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ताप शोषी और ताप उत्पादी प्रतिक्रिया। आप जानते हैं एंडोथर्मिक क्या करता है, इट इज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड, हीट एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड। एक्सोथर्मिक क्या होता है, इट गिव्स हीट एनर्जी, नो। तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हीट दे रखा है, तो हीट दे रखा है तो हमने यहाँ कैलकुलेशन कर दिया, ये हीट कहाँ से निकला, सम मास हैज बीन लॉस्ट और हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो लॉस हुआ वही एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वो मास कितना, इट इज वेरी नेग्लिजिबल, which is cannot be measured by any instrument or which cannot be measured by any physical means, no। हम उसको वजन नहीं कर सकते, तोल नहीं सकते, तो that's why it is very minutely यानी infinitesimally small, no। तो वैसे ही जब एंडोथर्मिक क्या होता है, जब उसको एनर्जी चाहिए वो बाहर से एनर्जी लाता होगा ना, फिर समझ रहे हैं ना, तो एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। तो ये आप समझिए जो आइंस्टाइन ने अपने जगत का जो केमिस्ट्री या फिजिक्स को बदल डाला यहीं पे। तो यहाँ क्या होगा, जो लॉ था द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, जो हम बोलते थे, या मास क्या नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड हम बोलते थे, वो गलत हो गया, अभी वो मॉडिफाई होगा। क्या होगा, द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, और द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आप इसको याद रखिए, तभी हमने यहाँ लिखा है द सम टोटल ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी सिस्टम आप लेंगे, केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। उस सिस्टम के अंदर जितना मास और जितना एनर्जी होगा, वो दोनों को मिला के जितना होगा, दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट एनी चेंज। पहले क्या था, ओनली मास था, समझ रहे हैं आप, और एनर्जी आप पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नाउ इट इज बीइंग यूनाइटेड एंड इट इज टोल्ड अस द सम टोटल ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि मास एंड एनर्जी बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल। आप समझ गए, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ साइंस। आप इसको अच्छी तरह दिमाग में घुसाइए, यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है ना, कन्वर्ट होता रहता है इस दुनिया में, इस विश्व में हर वक्त मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा है। तभी हम ये जो रिएक्शन किए, ये रिएक्शन में से कुछ मास लॉस होके, यानी दैट मास लॉस्ट मास हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी व्हिच इज कम आउट एज हीट इन दिस रिएक्शन। तो आप समझ गए अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अभी हम इसको, ये पहले वाला जो मास ओनली मास का चक्कर था, दैट इज नाउ चेंज्ड, ठीक है ना। हम क्या बोलेंगे, द सम टोटल ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब दूसरा लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड लॉ विल डिस्कस लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन मीन्स क्या है, कंपोजिशन यानी जिससे वो बनता है, कोई कंपाउंड जिससे बनता है या वो जिस एलिमेंट को लेकर बनता है, उनके बीच में प्रोपोर्शन क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। कैसे, आप देखिए, पहले हम लॉ पढ़ते हैं। क्या लॉ है, द लॉ स्टेट्स दैट ए प्योर केमिकल सब्सटेंस और प्योर केमिकल कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स
is always made up of the same elements combined together in the same fixed proportion by weight। इसका मतलब क्या है, अभी आप देखिए, द लॉ स्टेट्स दैट ए प्योर केमिकल कंपाउंड, मान लीजिए हम केमिकल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड लाते हैं, केमिकल कंपाउंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, प्योर होना चाहिए। प्योर मीन्स उसके साथ और कुछ मिल के नहीं रहना चाहिए, मान लीजिए कि CO2 के साथ वाटर वेपर होगा, ये नहीं होगा, ओनली CO2 होना चाहिए, समझ गए आप। उसके बाद रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स, कहीं भी आए, CO2 हम कहां से भी लाए, आकाश से लाए या कोयला को जला कर लाए, समझ रहे हैं आप, कहां से भी CO2 विल कलेक्ट, दैट डज नॉट मैटर, उसका सोर्स कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता है, समझ गए। उसके बाद क्या कहता है, सोर्स इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स, हमेशा क्या होता है, सेम एलिमेंट से वो बनता है, कॉम्बाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, और जो एलिमेंट से वो बनता है वही एलिमेंट से बनता है, और उनके बीच में जो रेशियो होता है दैट रिमेन्स सेम, वो बदलता नहीं। अभी देखिए हम कैसे इसको एग्जाम्पल पे लेते हैं। मान लीजिए हम CO2 के बारे में बात करते हैं, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम जलाएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अभी इसका सोर्स क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से हम CO2 लाए। दूसरा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, अगर कार्बन को कंबुशन कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या हो गया, CO2 निकलेगा। ये एक दूसरा सोर्स है, कहां से, कार्बन ऑक्सीजन के रिएक्शन से। तीसरा क्या है, CO3 को अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ भी CO2 निकलता है, यानी ये तीसरा इसका सोर्स है CaCO3 प्लस HCl मिल के सोर्स है, यहाँ भी CO2 प्रोड्यूस हुआ है। तो ये तीनों CO2 आप देखिए, ये भी C, ये भी O2, ये भी C, ये भी O2, ये भी C, ये भी O2, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन उनका सोर्स अलग अलग है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सोर्स, रिगार्डलेस ऑफ एनी सोर्स, कहीं से भी आए। उसके बाद क्या कहता है, इसका कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, 12, ऑक्सीजन का कितना है, 16 दूना 32, तो 12:32 = 3:8, समझ गए। यहाँ कितना होगा, वही 3:8 होगा, यहाँ कितना होगा, 3:8 होगा, समझ गए। CO2 जहां भी हम लें, कहीं से भी निकले, उसका रेशियो होगा कितना, 3:8, आप समझ गए। दैट्स इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कंपोजिशन मींस C रहा और ऑक्सीजन 2 रहा, C1 आटम और ऑक्सीजन 2 आटम, तो कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, उनका जो प्रोपोर्शन है वो 1 और ये 2, और उनका वेट का जो है कितना, 3:8 हमेशा रहेगा, कहीं से भी आए हो, आकाश से लाए या जला कर लाए या केमिकल रिएक्शन करा के लाए, दैट विल रिमेन सेम थ्रू आउट, आप समझ गए। ओके फ्रेंड्स, देखिए हम इस क्लास में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन शुरू कर रहे हैं ना, तो व्हाट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, फर्स्ट वी शुड नो द डेफिनेशन। द लॉ स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ masses of two elements B and C which combine separately with a fixed mass of a third element A is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which B and C combine directly with each other। क्या लॉ क्या कह रहा है, मान लीजिए 3 एलिमेंट है, एक A और एक B और एक C। A जो ले रखा है उसका फिक्स्ड मास, वो फिक्स्ड मास है, वो फिक्स्ड मास क्या करता है, B के साथ कंबाइन करता है और C के साथ कंबाइन करता है, समझ गए आप। ये फिक्स्ड मास है, B के साथ कंबाइन करता है और C के साथ कंबाइन करता है। B के साथ कंबाइन करते वक्त और C के साथ कंबाइन करते वक्त B और C के बीच में दो मास का रेशियो होता है, B और C के बीच में जो मास का रेशियो होता है, अगर B और C दोनों डायरेक्टली मिलेंगे, B और C दोनों डायरेक्टली मिलके कोई कंपाउंड बनाएंगे, तो उनमें जो उनके बीच में जो B का C का जो रेशियो होगा, ये दोनों बराबर हो सकता है या ये उसका एक सिंपल मल्टीपल रेशियो हो सकता है। बिल्कुल सिंपल है, आप देखिए एक एग्जांपल हम लेंगे, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए ये फिक्स्ड रेशियो वाला H है, एलिमेंट H, ये कंबाइन करता है सल्फर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, समझ गए कैसे। H सल्फर के साथ रिएक्शन करे H2S यानी 2H है, ऑक्सीजन के साथ H2O है, यानी यहाँ H का मास कांस्टेंट और यहाँ H का मास कांस्टेंट, समझ गए। तो H2S का कितना रेशियो हो जाएगा, रेशियो मास 2:32, सल्फर का 32 है। इधर कितना हो जाएगा, H2 का 2:16, क्योंकि ऑक्सीजन का 16, H का इधर 2 है, समझ गए आप। यानी हियर हाइड्रोजन का इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, यानी
द मास ऑफ हाइड्रोजन रिमेन्स कांस्टेंट, स्थिर है। तो ये जो दोनों सल्फर और जो ऑक्सीजन जो H2 के साथ मिले तो उनके बीच में रेशियो क्या होगा, तो हमने लिखा इन H2S एंड H2O द रेशियो बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन S एंड रेशियो ऑफ O, S रेशियो ऑफ O इज इक्वल टू S का कितना 32 रेशियो 16 है ना, तो ये कितना हो गया 2:1। आप समझ गए। अब S और O का जो रेशियो है 2:1, किसमें से H2S और H2O से। अगर ये SO डायरेक्ट मिलेंगे क्या बनाते हैं, मान लीजिए SO2 बनाते हैं, SO2 तो बनेगा तो क्या हो जाएगा इन SO2 द रेशियो क्या हो जाएगा S:O इज इक्वल टू 32 क्योंकि S का 32 है O2 का 32, तो कितना हो गया 1:1। तो ये था 2:1 और ये 1:1। ये देखिए दोनों सिंपल मल्टीपल है, ये इसका सिंपल मल्टीपल है, कैसे 2:1 डिवाइडेड 1:1 इज इक्वल टू कितना 2। आप समझ गए। तो ये सिंपल मल्टीपल हो गया। अभी आप समझ गए, ये बहुत आसान है ना। अगर SO2 ना बन के आप बोलेंगे नहीं सर SO2 नहीं बना, SO3 बनाया डायरेक्ट, कोई बात नहीं SO3 बना लीजिए। तो SO3 बना लीजिए, कितना हो जाएगा 32:48 क्योंकि S का 32 O3 का 48, 32:48 कितना होगा 2:3। तो ये जो 2:3 और ये बनाया कितना है, जो H2S और H2O में कितना 2:1 और 2:1 2:3 में कोई सिंपल रेशियो है क्या, देखिए 2:1 डिवाइडेड 2:3 इज इक्वल टू 2/1 इंटू 3/2 इज इक्वल कितना है 3। ये भी सिंपल मल्टीपल रेशियो है। अभी आप समझ गए। यानी इधर ये जो B एंड C का जो रेशियो होगा, ये B एंड C का जो मिलकर नया कंपाउंड बनाते हैं उसका रेशियो वो दोनों का बराबर हो सकता है या सिंपल मल्टीपल हो सकता है। समझ गए। ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझने का बात है। अभी और एक नया लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए सोडियम फिक्स्ड मास है, वो किसके साथ मिलता है, क्लोरीन के साथ मिलता है और आयोडीन के साथ मिलता है। क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl बनाता है, आयोडीन के साथ सोडियम आयोडाइड NaI बनाता है। ठीक है। जब NaI बनाता है इसका क्या है 23:127 क्योंकि 23 इसका और I का 127, समझ गए। और NaCl में इसका 23 और इसका 35.5 Cl का। तो अभी Na इसका फिक्स है, इसका भी फिक्स है क्योंकि इसमें 23 इसमें भी 23, दिस इज फिक्स्ड मास। तो हमने अभी लिखा इन NaCl एंड NaI2 द रेशियो ऑफ Cl एंड I2। Cl और I2 का रेशियो क्या है, यहाँ 35.5 है डिवाइड 127 है, इधर 127, तो ये कितना हो गया 1/3.57 है ना। अगर Cl क्लोरीन के साथ आयोडीन के साथ डायरेक्ट मिलता है तो क्या बनाता है I2Cl6, I2Cl6। इसका अनुपात क्या है 254:213। Cl6 अगर हम देखेंगे 213 होगा, 254:213। इसको अगर हम अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा 1.19:1। आप समझ गए। तो I2Cl6 कितना होगा 254:213, 1.19:1। अभी Cl/I2 हम निकाले तो इन I2Cl6 कितना होगा, Cl/I2 इसको पलट देंगे कितना होगा 1:1.19 क्योंकि ये था I2Cl ना, तो हमने पलट दिया Cl/I कितना हो जाएगा 1:1.19। तो इधर हो गया 1/3.7, इधर हो गया 1:1.19 यानी 1/1.19। तो इसका अगर हम देखेंगे कितना मल्टीपल हो रहा है तो 1/3.57 डिवाइडेड 1:1.19 इज इक्वल टू 1/3.57 इंटू 1.19 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू 1/3। दैट इज सिंपल मल्टीपल रेशियो। आप समझ गए ना। ये बिल्कुल आसान है, आप इसको 2 बार इस क्लास को देखिए। अगर आपको मजा लगता है इस क्लास में, नहीं बाकी हमने सीख गया व्हाट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो आप जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को ना, इसी क्लास को शेयर कीजिए। अभी मैं आपको एक इसका न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, आप और अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन दिस रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ। नो क्वेश्चन इज इफ कार्बन डाइऑक्साइड contains 27.27% of carbon and carbon disulfide contains 15.79% of carbon and sulfur dioxide contains 50% of sulfur, then prove that this obeys the law of reciprocal proportion। ठीक है ना। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, अभी यहीं से निकलते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 27.27% है तो ऑक्सीजन कितना होगा, इंप्लाइज ऑक्सीजन कितना होगा
100 माइनस 27.27 कितना हो जाएगा, ये 72.27% हो जाएगा, 7.73% हो जाएगा ना, 72.73%। अगर यहाँ कार्बन 15.79 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, सल्फर कितना हो जाएगा, 84.21 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 50%। समझ गए? यहां 100 में से परसेंटेज ना, 100 में से माइनस कर दिया, घटा दिया तो कितना होगा 72.73। इसको 100 में से घटा दिया कितना होगा 84.2981। इसको हो गया 50%। हमने यहाँ निकल दिया कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन कितना है, सल्फर कितना है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है। समझ गए? तो हम इसको देखेंगे। अभी इसमें आप देखिए कौन इसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, फिक्स्ड मास कौन सा है, सी कार्बन दोनों तरफ है, तो फिक्स्ड मास हम कार्बन लिख दें। हम फिगर पहले बनाते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ सी, दिस इज एस, दिस इज ओ, क्या बना रहा है, CO2, CS2, और ये बना रहा है क्या, SO2। ठीक है ना। CO2 का कितना हो गया परसेंटेज, देखिए आप CO2 में कितना, CO2 में कार्बन हो गया 27.27 इस टू, ऑक्सीजन कितना हो गया 72.73। इधर कितना हो गया CS2 में, देखिए ये हो गया कार्बन हो गया 15.79 इस टू, ये कितना सल्फर कितना हो गया 84.21। ठीक है ना। अभी सल्फर डाइऑक्साइड में कितना हो गया 50:50। ठीक है। अभी ये तो 15.979 और ये 27.27 है, तो इसको हम दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ये 15.79 है, ये भी 27.27 है, तो ये दोनों को हम बराबर कैसे करेंगे, हम यहाँ कैसे करेंगे आप देखिए। 15.79 grams of carbon combines with 84.21 of sulfur। ठीक है ना। तो implies 1 gram of carbon combines with 84.21 divided by 15.79। ठीक है। उधर कितना हो रहा है 27.27 grams of carbon combines with 72.73 grams of oxygen। 1 gram of carbon combines with कितना हो जाएगा 72.73 डिवाइड बाई 27.27। समझ गए आप। यानी 1 ग्राम के लिए निकल जाएगा तो ये कांस्टेंट मास हो जाएगा दोनों, क्योंकि हम कांस्टेंट ले रहे हैं ना CsCO2, तो कांस्टेंट मास कितना हो जाएगा, इसको हम निकलते हैं। अभी देखिए इसका वैल्यू हो रहा है 5.33 और हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 2.66। आप समझ रहे हैं। तो अभी CS2 और CO2 में सल्फर और ऑक्सीजन का कितना रेशियो, यू हैव टू फाइंड आउट नो। सो द रेशियो of S and O in CS2 and CO2 कितना होगा, हम यहां से निकल देंगे 5. CS2 कितना हो गया 5.33 डिवाइड बाई 2.66, ये कितना हो जाएगा 2। समझ रहे हैं आप, 2:1। तो इधर कितना है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितना 1:1। सो ये 2:1 और 1:1 इसके बीच में कितना हो गया 2:1 डिवाइड बाई 1:1 कितना हो गया सिंपल मल्टीपल ऑफ 2। सो इट ओबेज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आप समझ गए। मैंने पहले क्या किया, CO2 में कार्बन का था 27.27 तो ऑक्सीजन के मैंने निकल दिया, कार्बन का यहाँ था 15.79, सल्फर का मैंने निकल दिया 100 से घटा के।
इधर भी सल्फर का था, ऑक्सीजन का निकल दिया 50, तो हमने यहाँ लिख दिया। फिगर पहले बनाया, पहले हमने देखा CO2 CH2, तो C इज फिक्स्ड का एलिमेंट, फिक्स्ड है मास एलिमेंट, तो हमने लिखा CSO, तो CS का जो प्रपोर्शन हुआ क्या 15.79 इज टू 84.21 हमने जो निकाला हुआ, ठीक है ना। इधर 27.27 इज टू 72.73, नीचे 50:50। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, सी का कांस्टेंट लेना पड़ेगा ना, बिकॉज वी हैव टू फिक्स द मास ऑफ द सी। सो 15.79 27.27 को मैंने एक में कन्वर्ट कर दिया। 15.79 ग्राम्स ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 84.21, सो 1 ग्राम कंटेंट्स इतना। 27.27 ग्राम्स ऑफ कार्बन कंबाइंड विथ 7.7 ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये दोनों का सल्फर ऑक्सीजन का कितना रेशियो हो गया 5.33/2.66 इज इक्वल टू 2:1। इसका रेशियो कितना हो गया 2:1। और सल्फर जब डायरेक्ट ओ के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ क्या होता है, ये होता है 50:50। तो 50:50 में रेशियो कितना है 1:1। तो 1:1 मतलब ये 2:1 और 1:1 के बीच में रेशियो हम दिखेंगे तो सिंपल मल्टीपल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो दिस ओबेज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप क्लास अच्छा लगा, यू गेट एनरिच्ड, आपको लगा कि आप कुछ सीखे और अच्छी तरह सीख गए, तो जरूर आपके दोस्त में इसको शेयर करना और फ्रेंड्स को जरूर बताना इसके बारे में, ठीक है। अभी बच्चों देखिए, ये लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गे लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स है ना। ये लॉ वेरी सिंपल है। ये लॉ क्या कह रहा है, द लॉ स्टेट्स दैट whenever gases react together they do so in volumes which bear a simple ratio to one another and also to the volumes of the product if in gaseous form all under similar condition of temperature and pressure। इसका मतलब क्या है, ये लॉ बोल रहा है अगर कोई गैसियस रिएक्शन है जिसमें ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फेज, पहला कंडीशन सभी गैसियस होना चाहिए, तो क्या होगा जो गैसियस रिएक्टेंट्स होंगे और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो डेफिनेट वॉल्यूम में रिएक्शन करते होंगे और प्रोडक्ट्स भी डेफिनेट वॉल्यूम में निकलेगा। अभी देखिए हमने एक एग्जांपल ले रखा है H2 + Cl2 gives 2HCl, H2 in the gaseous form, Cl2 in the gaseous form, 2HCl also in the gaseous form। इसका मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस combines with 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस gives 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस, because this is a balanced chemical equation। अब यहाँ देखिए N2 + 3H2 gives 2NH3 गैस, इसका मतलब क्या 1 वॉल्यूम ऑफ N2 गैस combines with 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस gives 2 वॉल्यूम ऑफ ammonia गैस, but it should be under similar conditions of temperature and pressure। समझ गए, ये बिल्कुल ये आसान सा बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि ये 1 वॉल्यूम अगर लेंगे ये 3 वॉल्यूम ही जाएगा, क्यों यहाँ 3 है और ये 2 है तो कितना 2 वॉल्यूम जाएगा, समझ गए। तो इसमें कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही बोल रहे हैं बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर। अभी ये 1 है, ये 1 है, 1 के बीच में कितना रेशियो 1 है, वॉल्यूम इतना है 2 है, इनके बीच में और ये 2 के बीच में क्या है सिंपल रेशियो है। इधर 1:3, इधर कितना है ये भी 1 + 3 4, ये 2 कितना सिंपल रेशियो है, समझ रहे हैं। वही लिखा है व्हिच बियर ए रिएक्ट टुगेदर दे डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर 1:1, हियर 1:3 एंड आल्सो टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इफ इन गैस आल्सो टू द वॉल्यूम इधर कितना 2, तो ये 1 और 2, ये 2:2 सिंपल रेशियो, और ये 1 + 3 कितना 4 और इधर 2, तो 4:2 दैट इज आल्सो सिंपल रेशियो। आप समझ रहे हैं, तो इसमें कोई इतना दिक्कत वाली बात ही नहीं। आप इसको अच्छी तरह समझिए और याद करिए। ये लॉ आप इसको नोट कर लीजिए ना, ये लॉ को नोट कीजिए और इसको एग्जाम्पल आप देंगे, एग्जाम में आएगा, ये स्टेट बोर्ड और CBSE में भी आता है ना, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। ओके।